Namaskaram. So let's start with the tax rates today. One of the most important concept and बहुत मज़ा आएगा आपको टैक्स रेट्स पढ़ने के लिए. आप कंफ्यूज भी हो जाओगे बहुत बार, बट वी हैव टू स्टार्ट. मतलब कितने दिन हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, राइट? सो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट. दो टाइप के टैक्स रेट होते हैं, वो मैंने अब तक आपको अलग अलग ओकेशंस पे बताया हुआ है. देर आर नॉर्मल टैक्स रेट्स एंड देन देर आर स्पेशल टैक्स रेट्स. नॉर्मल टैक्स रेट्स अप्लाइज ऑन नॉर्मल इनकम, स्पेशल टैक्स रेट्स अप्लाइज ऑन स्पेशल इनकम. और अभी जो डिफ़ॉल्ट रिजिम्स आई है, न्यू रिजिम्स जो आई है, वो भी इनकम टैक्स एक्ट में स्पेशल रेट की तरह ही ट्रीट होती है. नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एज पर फिनांस एक्ट, मतलब हम ओल्ड रिजिम को रेफर करते हैं. वी रेफर टू द एग्जिस्टिंग रिजिम और ओल्ड रिजिम, तो दैट वी विल लर्न. आप प्लीज़ ये वाला चार्ट लिखिए, बिकॉज वी वांटेड टू डू सो मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली. तो आप लोग कैलकुलेशन भी मेरे साथ ही करोगे, ओके? तो इंडिविजुअल को क्या लगता है? स्लैब रेट, ठीक है ना? इंडिविजुअल को एक स्लैब रेट लगता है ओल्ड रिजिम का, ठीक है ना? तो आप जब स्लैब रेट लिखते हो ना, तो प्लीज ब्रैकेट में लिख देना ओल्ड रिजिम. फाइनेंस एक्ट में से जो आता है वो ओल्ड रिजिम है. और 115 BAC जब मैं बोलता हूं तो वो इनकम टैक्स एक्ट का होता है. तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हो ना आप, राइट हैंड साइड में क्या होता है? 115 BAC. वो आगे जाके लिखेंगे, उसके लिए कंफ्यूज मत होइए. मुझे अभी इंडिविजुअल छोड़ के बाकी असेसिस का पहले बताने दो. तो क्या हो जाता है ना, बाकी असेसिस का यू कैन रिमेंबर इजीली, यू कैन रिमेंबर इट इजीली, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये ओल्ड रिजिम का है, ये आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पे OR लिखा मतलब ओल्ड रिजिम, ठीक है? चलो आगे. सेकेंड, जो HUF, BOI, AOP और AJP, ये अदर स्मॉल असेसिस होते हैं. वी कॉल देम स्मॉल असेसिस ना. इंडिविजुअल के बाद ये छोटे असेसी यही रहते हैं. HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड AJP इज आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, मतलब अदर वाला कैटेगरी. AJP करके इस दुनिया में कुछ होता नहीं है. इस एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाला कैटेगरी जो स्पेसिफाइड कैटेगरी में नहीं आता, उनको बेसिक स्लैब लगता है. तो सर स्लैब रेट और बेसिक स्लैब रेट में फर्क क्या है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा. आपको बेसिक स्लैब पता है क्या होता है? जनरल नॉलेज तो है, आगे जाके तो लिखा ही हुआ है. अलाउ मी टू शो यू फॉर 2 minutes, ठीक है ना? इसको हम बेसिक स्लैब बोलते हैं. अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड अबाउट 10 लाख 30%. इसको हम बेसिक स्लैब बोलते हैं. बेसिक मतलब बाई बेसिक ही सबको एप्लीकेबल होता है, ऐसा वाला स्लैब है. तो सर यहाँ पे HUF, AOP, BOI को बेसिक स्लैब लगता है. जो 2.5 लाख वाला स्लैब है वो वाला लगता है यहाँ पे, ठीक है? लिखा आप लोगों ने. फर्म LLP 30%, ठीक है ना? फर्म और LLP का कितना हो रहा है? 30% हो रहा है, ठीक है ना? ये तो याद हो जाएगा. फर्म LLP 30%, 100 रुपीज इनकम 30 रुपीज टैक्स, 1 लाख इनकम 30,000 टैक्स, 10 लाख इनकम 3 लाख रुपीज टैक्स, 1 करोड़ इनकम 30 lakh tax. So you don't have to apply much of brain ना. Firm LLP का तो tax rate should be there in your by heart. हाँ 30%. And that's one of the disadvantage कि हम firm LLP को क्यों नहीं प्रमोट करते अभी, because your income tax rate is 30%. कंपनीज का tax rate कम है, तो that's the reason we are promoting companies over firms और LLP. Local authority. What is local authority? ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड, मतलब गवर्नमेंट के जो बॉडीज होते हैं, लोकल बॉडीज होते हैं, उनको हम लोकल अथॉरिटीज बोलते हैं. इवन दे पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 30%. उनका बहुत सारा इनकम एग्जेम्प्ट होता है, तो दे हैव द एग्जम्पशन ऑल्सो. सेक्शन 10 में व्हेन यू रीड सेक्शन 10 यू विल अंडरस्टैंड कि लोकल अथॉरिटी का बहुत सारा इनकम क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है. बट दे आल्सो कंडक्ट नॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब वो लोग भी दुकान गाले लगा के मार्केट चलाते हैं, तो दे आर ऑल्सो अर्निंग रेंटल इनकम एंड ऑल. तो सम इनकम विच दे अर्न एज इफ दे आर नॉर्मल बिजनेस पीपल. अगर नॉर्मल बिजनेस के जैसे ही अर्न करते तो गवर्नमेंट बोलता है भैया आप फिर वो सोशल काम नहीं कर रहे हो जिसके लिए आपको बनाया गया था. लोकल अथॉरिटी वॉज सपोज टू बी देयर फॉर क्लीनिंग रखने के लिए, स्ट्रीट लाइट मेंटेन करने के लिए, गार्डन मेंटेन करने के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए. दैट मीन्स हम सोसाइटी का काम करने के लिए आपको रखा था. इफ यू स्टार्ट बिजनेस देन यू शुड ऑल्सो पे टैक्स, क्योंकि लोकल अथॉरिटी के बिजनेसेस होते हैं, तो होते हैं तो अच्छी बात है ना. मुंबई में BMC क्या क्या बिजनेस करता है? बहुत सारे बिजनेस करता है. तो भैया हम क्या करना चाहिए? उसको भी टैक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर अदरवाइज ये अनइक्वल फील्ड हो जाएगा ना. गवर्नमेंट अथॉरिटीज को आप एग्जेम्प्ट रख रहे हो और बिजनेसेस को आप टैक्स करते हो, तो ये ऐसा नहीं होने के लिए उनको हमने टैक्स किया 30% फ्लैट.
याद रखेंगे। एग्जम्पशंस है, बहुत सारे एग्जम्पशंस है लोकल अथॉरिटी को। कंपनी इज द गेम, कंपनी का रेट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ही साहब आप कम से कम 100-150 कंपनी को, तो आप खुद ऑडिटर हो, तो आपको तो टैक्स का रेट मतलब मैं क्या ही पढ़ाऊं, आप लोगों को खुद को ही आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज एंड फॉरेन कंपनी। कैन यू प्लीज गेस द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, एनीवन? कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। इंडियन कंपनी मत बोलो, बिकॉज इन डोमेस्टिक कंपनी वी हैव 2 कंपनीज, इंडियन कंपनी। So what do you mean by Indian company? Company incorporated in India. So any company which is incorporated in India under any existing Companies Act or any other earlier Companies Act, ठीक है ना। तो इसके पहले 1956 था, 1956 के पहले 1920 वगैरह ऐसा कुछ ओल्ड कंपनीज एक्ट इज देयर फ्रॉम ब्रिटिश एरा, ठीक है ना। किसी भी इंडिया के कंपनीज एक्ट में अगर आप इस्टेब्लिश हुए थे तो वी कॉल यू एन इंडियन कंपनी। देन देयर आर फॉरेन कंपनीज who have started their permanent establishments in India, they are having shareholders in India, they have arrangement to distribute dividend in India. तो foreign company is working as if they are Indian company, समझ में आ रहा है? They are not incorporated in India, they are incorporated outside India, लेकिन इंडिया में फुल फ्लेज काम कर रहे हो लोग, ओके तो उनको भी हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी हैव लिटिल लार्जर स्कोप देन इंडियन कंपनी, समझ में आ रहा है? बस जनरल डेफिनेशन, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो फॉरेन कंपनी मतलब कौन सा कंपनी, याद रखने के लिए, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड दे आर नॉट हैविंग एनी शेयर होल्डर और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट इन इंडिया, तो फॉरेन कंपनी। तो एप्पल इज अ फॉरेन कंपनी, गूगल इज अ फॉरेन कंपनी, कोको कोला इज अ फॉरेन कंपनी, टाटा इज अ इंडियन कंपनी, इन्फोसिस इज इंडियन कंपनी, ओके। एलीट गुरुकुल इज अ, बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लेने के टाइम पे अपनी कंपनी का ले लेने का, ठीक है ना। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है। अभी टैक्स के रेट याद रखोगे प्लीज। फॉरेन कंपनी का टैक्स का रेट कितना? 40%। ये तो याद रखो। हाईएस्ट टैक्स का रेट किसके लिए है? फॉरेन कंपनीज के लिए। होना चाहिए क्या फॉरेन कंपनीज के लिए टैक्स का रेट ज्यादा होना चाहिए? हाँ बोलो ना अपने बाप, कभी है तो है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे इंडिया में मैक्सिमम बिजनेस कौन से कंपनीज करते हैं, तो हम उनसे टैक्स भी ले लेते हैं, ठीक है ना, ओके। तो मैक्सिमम बिजनेस वो करते हैं। तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स का रेट कितना, फर्म का कितना था, एलएलपी का कितना था, तो कंपनी का भी कितना है? 30% है, ठीक है ना। ये तो याद हो गया। डोमेस्टिक कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी 40%। दिस इज जनरल रेट ऑफ टैक्स। डोमेस्टिक 30, फॉरेन 40, याद रखेंगे। डोमेस्टिक 30, फॉरेन, हाँ ये क्लियर है, फॉरेन 40। अब डोमेस्टिक, जब अरुण जेटली सर, देखिए आप लोगों को मैं ना कुछ लोगों की बातें बताऊंगा। आई रिस्पेक्ट फ्यू फिनेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया। जब से मुझे थोड़ा बहुत इनकम टैक्स या देश का इकोनॉमी मुझको जब से ज़्यादा सेंसिबल लगता है, वहाँ से आगेगा। तो द फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही वॉज अ फिनेंस मिनिस्टर फ्रॉम 1991 टू 1996। ये पहले जो 5 बजट थे, जब इंडिया क्लोज इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी बनाया ही मनमोहन सिंह जी ने है, ठीक है ना। तो ही हैड अ टफेस्ट जॉब, क्योंकि वो डूबे, सिंकिंग शिप थे हम लोग। 1990 ऑलमोस्ट डूबे हुए थे। वी हैड मनी लेफ्ट फॉर ओनली फ्यू वीक्स, ठीक है ना। हाँ, इतने एकदम 7 days या जैसा था, वेरी फ्यू, मतलब फ्यू डेज ओनली वी कुड हैव सर्वाइव, ओनली दैट मच रिजर्व वॉज देयर। तभी 1991 में इंडिया से इंग्लैंड में बहुत सारा गोल्ड सेंड किया गया था, और वहां से हमने लोन अगेंस्ट गोल्ड लिया था to survive for few more days. And then in those days, this guy, Dr. Manmohan Singh, was appointed as a finance minister to revive India, to save India from going bankrupt. ठीक है ना। तो obviously he did a lot of things. In economics you will study, he has brought LPG, liberalization, privatization, globalization. There is something called new industrial policy. He made India open economy, import export बहुत restricted था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मीन्स यू विल स्टार्ट एक्सपोर्ट, यू विल स्टार्ट इंपोर्ट। एंड दैट्स द रीजन ही इनवाइटेड लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, एंड फॉरेन कंपनीज आए भी, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ बेनिफिट गिवन टू दोज कंपनीज इन दैट पीरियड। तो आप इनकम टैक्स एक्ट में अगर 1991 का एक्ट अगर आप लेते हो, या 5-6 साल का एक्ट लेते हो, तो इनकम टैक्स वॉज नॉट ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैगन के जैसा नहीं था। इट वॉज वेरी स्वीट लॉ, because it is to give you a lot of benefit.
बहुत सारे डिडक्शन, बहुत सारे एग्जम्पशन, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं चाहिए, अभी गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, गवर्नमेंट को प्रोडक्शन लाना है. तो ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब. देन वी हैव पी चिदम्बरम इन इंडिया हु हैज ब्रॉट लॉट ऑफ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज. मतलब कभी कभी बोलते हैं ना, किसी के हाथ में तो छड़ी भी होनी चाहिए. मनमोहन सिंह जी वॉज वेरी सॉफ्ट फिनेंस मिनिस्टर, कि प्लीज करते हैं, अच्छे से करते हैं, हाँ ठीक है जी डिडक्शन दे दूंगा. लेकिन चिदम्बरम इज अपोजिट ऑफ मनमोहन सिंह जी. ऐसे कैसे टैक्स नहीं लूंगा, आपको तो डेवलपमेंट करनी ही पड़ेगी, टैक्स भी लूंगा. डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ऑप्शन नहीं है आपके पास. आप इंडस्ट्री हो तो आपको करना ही पड़ेगा. और बिना टैक्स के कैसे करोगे, पैसे कमा रहे हो तो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा. तो ही वॉज अपोजिट ऑफ हिम. थोड़े स्ट्रिक्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी तो होने चाहिए ना, क्योंकि कोई कभी कभी आपको स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेने पड़ते हैं. इनके बीच में कभी कभी प्रणब मुखर्जी भी आए हैं. इवन ही हैज टेकन वेरी फर्म स्ट्रिक्ट एक्शन. अगेन ही वॉज वेरी क्लियर, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी व्हाट यू से पॉलिटिकल एजेंडाज. जो देश के हित में है वैसे डिसीजंस इन्होंने लिए. एंड देन केम अरुण जेटली सर इन 2014 व्हेन आई वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी. और थोड़ा अब सीए बन जाते हो तो आई गेस आपकी मैच्योरिटी लेवल जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है. तो जब मेरी मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई, एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग हिम, आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, एंड आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिम डे बाय डे. मैं अपने अंदर जो होता है ना, किसी एक पर्सन की आप इज्जत करते हो और वो इज्जत हमेशा बढ़ते जाती है. तो ही ऑलवेज हैड माई रिस्पेक्ट. बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, उनके फिलॉसफीज देखी है. एंड वन ऑफ द रीजन वाई आई परस्यू LLB इज अरुण जेटली सर, बिकॉज ही वॉज अ एडवोकेट. तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये लोग सच में पावरफुल होते, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द लॉ better than us. Not every advocate obviously, but then because he is an advocate, he is a politician, a very good communicator. एक तो लॉ पता है, कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल है, तो उसको जिस तरीके से प्रेजेंट करते थे हो, अमेजिंग इट वॉज. पर्सन हु वॉज कमिटेड टू इंडियाज ग्रोथ, अमेजिंग. ठीक है ना, मतलब वो आपको पता है, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको बहुत सारे ग्लूकोज बॉटल वगैरह लगाया जाता है, और यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए बैग लगाया जाता है. विथ दैट सेटअप ही इज टू कम टू पार्लियामेंट. ग्लूकोज का पूरा वो सेटअप लेके, वो स्टैंड लेके, दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट फॉर द नेशंस डेवलपमेंट. वो वैसा फाइनेंस मिनिस्टर शायद हमें नहीं मिले. तो आई मिस हिम अ लॉट. मुझे ऐसा लगता है इफ ही वुड हैव सर्वाइव्ड फॉर फ्यू मोर डेज, वी वुड हैव अचीव्ड द 2030 का टारगेट इन 2025. 5 साल पहले ही हम उन्होंने लेकर आए होते. एंड द कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी हैव इन GST टुडे, द कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी हैव इन इनकम टैक्स टुडे, द कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी फेस ऑन ROC पोर्टल टुडे would have gone because he was very clear what he does. Obviously, Nirmala Sitharaman ji now got settled down, but she took couple of years to understand how the game works. He knew the game before entering into the game. He knew how to play it. He knew कि लोगों से जब टैक्स लेना है तो क्या बोल के मैं टैक्स लूंगा कि लोग टैक्स भी भरेंगे और उनको अच्छा भी लगेगा. निर्मला सीतारमण जी भी टैक्स लेती है लेकिन लोगों को बुरा लगता है. ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर टैक्स लगाया तो उनको, जो गेमर लोग हैं या जो गेमिंग कंपनी, उनको बुरा लगना लगा. एंड दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग ऑल्सो कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे. सारी गेमिंग कंपनीज बता रही है बिकॉज यू आर टैक्सिंग अस, GST वगैरह आपने लाया हमारे ऊपर, अब हम क्या करेंगे, देश छोड़ के हम किसी और देश में, नीदरलैंड वगैरह ऐसे देश में चले जाएंगे जहाँ पे टैक्स नहीं लगता हमारे ऊपर. और इन्होंने क्लियरली बोल भी दिया जाना है तो जाओ. कन्विंस नहीं. अरुण जेटली सर होते तो क्या करते, टैक्स लेते और कन्विंस करके लेते. क्यों भरना चाहिए टैक्स. फर्म, वेरी पोलाइट, वेरी क्लियर इन विजन. तो जब वो 2015 का कैंपेनिंग वगैरह कर रहे थे इलेक्शन के लिए, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, तो ही प्रॉमिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि आई विल ब्रिंग डाउन द कॉर्पोरेट टैक्सेशन. कॉर्पोरेट ने बहुत टैक्स दिया है,
हमेशा देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स इनफैक्ट इंडिया में कॉरपोरेट्स देते हैं। तो मैं आप लोगों का रेट कम करूंगा, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस 2015-16 के बीच में कहीं तो किया था। ही फुलफिल दैट प्रॉमिस इन 2018, 17-18 के बीच में उन्होंने वो प्रॉमिस फुलफिल किया। एंड देन ही सेड आई कैन नॉट ब्रिंग डाउन टैक्स फॉर ऑल द कॉरपोरेट्स, क्योंकि कुछ हमारे देश में कंपनीज है जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, और उनका अगर मैं 0.1% भी अगर कम कर दूंगा तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। मैं उनका नहीं कर सकता कम, लेकिन मैं लार्जली मेन मैक्सिमम कॉर्पोरेट का टैक्स रेट कम करना चाहता हूं। तो इनिशियली देयर वाज अ बेंचमार्क ऑफ 250 करोड़, कि जिनका 250 करोड़ के नीचे टर्नओवर है उनका टैक्स का रेट 25% हो गया। अभी जो है रिवाइज लॉ के हिसाब से, अमेंडेड लॉ के हिसाब से, अगर आपके कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो आपका टैक्स का रेट 25%, डायरेक्टली 5% कंसेशन। आप समझते हो जिस कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ है आज, 300 करोड़ है, और 10% मार्जिन अगर आप मारते हो, यू जस्ट टेक अ 10% मार्जिन, बिजनेस में 10% की मार्जिन होती है, ठीक है ना, या 8% ले लो, कंसेशनल भी आपको लेना है तो 200 करोड़ का 8% ले लो कैलसीपेट, 200 करोड़ का 8% ले लो। व्हाट इज 8% ऑफ 200 करोड़? नेट मार्जिन ले लो, कितना है? अब 30% टैक्स निकालो उसका, कितना टैक्स लगता था आपको? नहीं, इतना कम कैसे आएगा? 30%, 1 करोड़ का 40 लाख आएगा ना, ऐसे क्या कर रहे हो? अप्रोक्सीमेटली बताओ मुझे, 40 लाख आ रहा है, ठीक है ना। अब फिर से उसका क्या करो, फिर से 200 करोड़ का 8% निकालो और उसका 25% निकालो, 25% टैक्स। 200 करोड़ का 8% प्रॉफिट हो गया, उसका 25% टैक्स लगाना है। उसका 8% मतलब 2000 ले लो खाली कैलसे पे, इंटू 8%, कितना लाख का प्रॉफिट हुआ? 160 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 160 लाख का 25%, 160 का मतलब लाख छोड़ दो, तो थोड़े टाइम पहले भी 30% भी 40 लाख क्या आ रहा था तुम्हारा? 48 आ रहा था ना, तो 48 आ रहा था और अभी कितना आया? 40 आ रहा है, तो कितना लाख का सेविंग हुआ आपका? समझ रहा है ना, छोटा नंबर है क्या 8 लाख? 8 लाख इज द नंबर, राइट? तो ही डिड दिस फॉर अस, 5% से डायरेक्टली टैक्स रेट कम कर दिया। और जब मैं ऑल्टरनेटिव स्कीम में जाऊंगा तो मैं आपको और 2 सेक्शन बताऊंगा कि उन्होंने और क्या किया हुआ है, लेकिन पहले नॉर्मल टैक्स रेट ही कम कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज इन्होंने हमारे लिए ये वाला क्रिएट किया। सर, तो हमारे देश के कितने कंपनीज को ये बेनिफिट मिलता होगा? तो जितना एक अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन है उसका ये बोलता है कि ये जो बेनिफिट है ना, ये जो 400 करोड़ का जो बेनिफिट है ना, वो 99.7% कंपनीज को मिलता है। 99 मतलब ये खाली 0.3% कंपनीज को नहीं मिलता बेनिफिट, और वो 0.3% कंपनीज है ना, वो बाप लेवल की कंपनीज हैं। टाटाज हो गया, अदानीज हो गया, अंबानीज हो गया, JSW हो गया, जो सबसे जायंट इंडिया के ग्रुप्स हैं वो है, उसमें 0.3% क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर 1 लाख कंपनीज है हमारे देश में, तो 99,700 कंपनीज को 25% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। वो 300 कंपनीज है जिनको आज भी कितना है, 30% का ही टैक्स रेट एप्लीकेबल है, लेकिन वो 300 कंपनी जो है ना, वो मार्केट लीडर्स है, वो अपनी इंडस्ट्री के बाप है, उनका रेट कम नहीं किया। क्यों ऐसा सर? हाँ, क्यों ऐसा? इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। द हायर द इनकम, हायर द टैक्स, द रिचर यू आर, द मोर यू आर सपोज टू पे। अमीर इंसान नहीं भरेगा तो गरीब थोड़ी ना क्या भरेगा। वैसे ही अमीर कंपनी अगर टैक्स नहीं भरेगी तो गरीब थोड़ी ना क्या भरेगी। तो फॉरेन कंपनी से 40 क्यों? अरे आप अपने देश में भी बिजनेस कर रहे हो, आप दूसरे देशों में भी बिजनेस कर रहे हो, और आप हमारे देश में भी, तो आप हमारी कंपनी से तो बड़े ही हो गए, और हमारी कंपनीज को थोड़ा कंफर्ट देना है और आपको थोड़ा डंडा लगाना है, तो आपसे तो 40% तो बने ना। और आपको नहीं आना है हमारे देश में, मत आओ।
आपको हमारे देश में आना भी है, क्योंकि आपके देश में पॉपुलेशन नहीं है, हमारे देश में पॉपुलेशन है। यहाँ पे बिजनेस करना है और करोड़ों कमाने भी। अच्छा, फॉरेन कंपनी ऐसा 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं कमाती। कोको कोला, पेप्सिको वगैरह, होंडा, हुंडई, वोडाफोन, आपको क्या लगा 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रही है? दे आर इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़। ले लेते हैं हम उनसे 40%, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 40 लेने के बाद भी जो बचता है दे आर हैप्पी इन दैट। और एक जमाने में 50% था। फॉरेन कंपनी का टैक्स का रेट एकदम क्लियर था, आधा तेरा आधा मेरा, गवर्नमेंट बोलता था। 1000 करोड़ कमाया, 500 मेरा 500 तेरा। अभी कम से कम 60-40 किया है, 40 मेरा 60 तेरा, ठीक है ना। और 40 में भी आपको आगे जाके पता है सरचार्ज लगता है। हम बोलते 40 है, 40 तो मेन है, अब उसके ऊपर क्रीम लगेगा सरचार्ज, फिर उसके ऊपर चेरी लगेगी सेस, तो थोड़ा और लेते हैं हम लोग, लेकिन चलो बेस रेट ही है। ये समझ में आ रहा है आपको? अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है जो आप लोगों को याद रखना है, आपका टैक्स का असेसमेंट होता है एवाई में, ये राइट है। और एवाई आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है 25, 26। इसका पीवाई क्या होता है? 24, 25, ये आपका पीवाई है। आपको टैक्स का रेट कब पता होना चाहिए? गवर्नमेंट आपको कब बताना चाहिए कि आपको एप्लीकेबल टैक्स का रेट क्या है? आपको क्या लगता है? व्हेन दे शुड टेल यू? इन असेसमेंट ईयर? नो, इम्पॉसिबल है। असेसमेंट ईयर में तो आपका असेसमेंट होना है। टैक्स का रेट आपको प्रीवियस ईयर में ही पता होना चाहिए। उसका एक लॉजिक में बताता हूं। प्रीवियस ईयर में इसलिए क्योंकि आपको एडवांस टैक्स तो प्रीवियस ईयर में ही भरना था। अगर आप लोगों को टैक्स का रेट ही नहीं पता होगा तो एडवांस टैक्स कैसे निकालोगे आप अपना? इस लॉजिक से आपको टैक्स का रेट प्रीवियस ईयर में ही पता होना चाहिए। अब प्रीवियस ईयर में भी मैं आपको पूछ रहा हूं, प्रीवियस ईयर एंड 31 मार्च पे होता है, तो 31 मार्च पे आपको पता होना चाहिए टैक्स का रेट क्या है, या 1 अप्रैल पे ही पता होना चाहिए कि टैक्स का रेट क्या है? 1 अप्रैल पे ही पता होना चाहिए, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर ही पता होना चाहिए टैक्स का रेट क्या है। और मैंने बोला क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी को 2 टैक्स के रेट एप्लीकेबल है। कितने टैक्स के रेट एप्लीकेबल है? 2, 30% भी है और 25। तो आपके मन में सवाल आएगा ना कि कब 25 कब 30? तो मैंने बोला जिसका टर्नओवर 400 के नीचे होगा उसका 25। लेकिन मुझे बताओ 1 अप्रैल 2000 पे, मतलब जो भी आपका 2000, अभी हमारा क्या 2024 है, 1 अप्रैल पे आपको इस साल का टर्नओवर पता होगा क्या? जिस साल की हम बात कर रहे हैं नहीं पता होता, क्योंकि ये तो साल अभी चालू हुआ, तो उस साल के टर्नओवर के ऊपर ये डिपेंड नहीं है रेट हम निकाल रहे हैं पीवाई 24-25 का, इसका कोई टेंशन नहीं है ना। एप्लीकेबल रेट फॉर 25, 24, 25, ये समझ में आ रहा है? इसके लिए निकाला जा रहा है प्रीवियस ईयर के लिए। डे 1 पे मुझे टैक्स का रेट पता होना चाहिए, लेकिन डे 1 पे मुझे इस साल का टर्नओवर पता ही नहीं है, तो मुझे कौन से साल का टर्नओवर पता होना चाहिए फिर? लेकिन आप बताओ, आप अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो बहुत सारी कंपनीज का, जब आप पिछले साल का टर्नओवर, मतलब 1 अप्रैल 2024 के पीछे होता है 31 मार्च 2024, क्या 1 तारीख को आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर भी पता होता है? आपका अभी जुलाई का महीना आ गया, आपकी कंपनी का फाइनलाइजेशन किधर हुआ है? जुलाई का महीना चालू है, अभी तक आपने कहां बनाया? हर कंपनी का फाइनलाइजेशन कहां हुआ है? जो लोग अकाउंटिंग करते हैं उनको पूछो, कितने सारे तो इनवॉइसेस नहीं इशू हुए होते हैं, कितने सारे तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट को कंसिडर नहीं किया होता है, कितनी बार तो गुड्स रिटर्न आ जाते हैं, मार्च में बेचे होंगे अप्रैल में रिटर्न आ जाते हैं। तो बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है जो हमें करनी होती है, तो टर्नओवर हमें पिछले साल का भी नहीं पता होता। तो फॉर श्योर कौन से साल, मतलब मैं बता रहा हूं प्रीवियस ईयर 23-24 का भी मेरे पास टर्नओवर नहीं होगा, तो कौन से साल का होगा? प्रीवियस ईयर 22-23 का तो टर्नओवर पक्का होगा ना? बताओ क्यों? उसका ऑडिट हो गया रहेगा, आरओसी फाइलिंग हो गई होगी, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ रहेगा, सब कुछ हो गया रहेगा। तो जो 100% श्योर है उस साल को उन्होंने लिंक किया है। तो आप याद कैसे रखोगे? तो जिस भी पीवाई के लिए आप कंप्यूट कर रहे हो, जिस भी पीवाई के लिए आप क्या कर रहे हो, कंप्यूट कर रहे हो, तो हम कौन से पीवाई के लिए कंप्यूट कर रहे हैं? 24, 25, उसमें से 2-2 साल माइनस कर देने का, तो क्या आता है? 24 में से 2 गए तो 22 आता है,
और 25 में से 2 गए तो 23 आता है। इस साल का टर्नओवर देखना है तो डिसाइड इस साल का टैक्स का रेट। 2 साल पहले का टर्नओवर देखना है टू डिसाइड कि आपका इस साल टैक्स का रेट क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 से 4 साल का टर्नओवर दिया होगा। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? 3 से 4 साल का आपको क्या दिया होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। करंट ईयर का टर्नओवर 600 करोड़, करंट ईयर का टर्नओवर कितना बोलेंगे? 600 करोड़। 2 साल पहले का था 300 करोड़, 350 करोड़, 2 साल पहले का। अभी कितना है? 600 करोड़। तो आपके मन में टेंशन क्या आएगा एग्जाम में? 30% लूं या 25% लूं? करंट ईयर का टर्नओवर देखना है क्या करंट ईयर के टैक्स रेट के लिए? नहीं, करंट ईयर के टैक्स के लिए कौन से साल का टर्नओवर देखना है? 2 साल पहले का, ठीक है ना। जो भी आपका करंट ईयर होगा, अगले साल आपका करंट ईयर क्या होगा? अगले साल पीवाई कौन सा हो जाएगा? 25। तो 25, 26 के लिए जब मैं टर्नओवर चेक करते रहूंगा तो मैं टैक्स का रेट चेक करते रहूंगा 25% या 30%। मैं कंफ्यूज हूं। 25 बाय डिफॉल्ट है 30 लेना है, इंफॉर्मेशन नहीं है 30%। 30 इज द डिफॉल्ट रेट। 25 चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा मुझे कि सर 2 साल पहले इस कंपनी का टर्नओवर कितना था। तो मैं बता रहा हूं 2 साल पहले, अभी इस कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ है। 25-26 में टर्नओवर कितना है? 1200 करोड़, 1200 करोड़ टर्नओवर है। 2 साल पहले इस कंपनी का टर्नओवर 280 करोड़ था। तो से 2 साल कौन सा प्रीवियस ईयर? 23-24। समझ में आ रहा है ना? 2 साल निकाल दो, खाली 2 साल पीछे चले जाओ ना। 26 में से 2 साल निकाल दो तो क्या आएगा? 31 मार्च 2026 में से 2 ईयर्स रिमूव कर दो तो आएगा 31 मार्च 2024। वो जो फाइनेंशियल ईयर था, वो जो बैलेंस शीट आपने 31 मार्च 2024 पे बनाई थी, उसमें जाके टर्नओवर चेक करने का कितना है टर्नओवर, और वो अगर 400 करोड़ से नीचे है तो इस साल में आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा किस चीज का? 25% का। इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि 3 साल पहले मेरा टर्नओवर 1000 करोड़ था फिर 250 करोड़ के नीचे चला गया। ऐसा नहीं कि एक बार 400 करोड़ क्रॉस हो जाओगे तो जिंदगी में कभी आपको नहीं मिले। जब जब आपका 2 साल पहले का टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे आएगा तब तब आपका टैक्स का रेट 25% हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसा हो सकता है ना, कभी मेरा 400 के ऊपर था, कभी 400 के नीचे था, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है 25% या 30%। एंड दिस वाज डन बाय अरुण जेटली सर। तो क्या इन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया जिसमें से उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा भी किया और देश का टैक्स भी नहीं गिराया? गवर्नमेंट जब भी बेनिफिशियल प्रॉमिस देती है तो गवर्नमेंट इज प्रॉमिसिंग हायर डेवलपमेंट। हम इंडिया जब हमारे इंडिया को 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, इंडिया जब 100 ईयर का, 1 सेंचुरी कंप्लीट करेगा, कौन से साल में करेगा कंप्लीट? 47 में इंडिपेंडेंट हुआ था। थैंक यू। मतलब इतना तो कैलकुलेट करो ना, मतलब थोड़ा जनरल नॉलेज, मतलब आई ओके, मतलब सीए स्टूडेंट हो तो जनरल नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना जिस देश में रहते हो। तो 1947 से जब हम 2047 तक जाएंगे, जब हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, एक 23-24 साल बचे हुए हैं। तो दिस इज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। क्यों गोल्डन पीरियड है? क्योंकि इसमें हम विकसित भारत बनने वाले हैं। विकसित भारत का इंग्लिश क्या होता है? डेवलप्ड इंडिया। द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन विल बी अवेलेबल। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि क्या होगा इंफ्रा हमारा 2047 में। वो इंफ्रा इंडिया में होगा। जो रेलवेज उस टाइम पे होंगी वो अभी के रेलवेज की जैसी नहीं दिखेंगी। जो एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे होगा वो अभी के जैसा नहीं दिखेगा। जो हमारी प्रोफेशनल इंडस्ट्री ऐसे चल रही है उस टाइम पे वो ऐसी नहीं होगी। पुलिस डिपार्टमेंट होने दो, डिफेंस होने दो, हर एक चीज कंप्लीटली चेंज होने वाली है और आपके नज़रों के सामने चेंज होने वाली है। यू आर दैट लकी generation, a generation who will not see developing India but who will develop India. कोई बाहर वाले आके नहीं डेवलप करने वाले। It is you who will transform a developing nation into a
डेवलप नेशन। तो हम सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है। आप अपना छोटा काम कीजिए, कोई कंपनी अपना बड़ा काम कर रही है, हम सबको ये देश को क्या करना है, डेवलप करना है। और डेवलप नेशन कैन नॉट हैपन विदाउट टैक्सेस। जब मैं बोलता हूँ इंफ्रा चेंज होने वाला है तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पैसे। पैसे के साथ ही डेवलपमेंट आता है ना, और पैसा कहाँ से आता है, टैक्स में से। तो हायर द टैक्सेस, हायर द टैक्सेस, हायर द डेवलपमेंट। जबकि अरुण जेटली सर क्या प्रॉमिस कर रहे हैं टैक्स पेयर को, वी विल रिड्यूस योर टैक्स बर्डन। तो ये तो अपोजिट जा रहा है ना, लोअर द टैक्सेस, हायर द डेवलपमेंट। हाउ कैन यू फुलफिल ये प्रॉमिस, कैसे? उसके लिए अरुण जेटली सर की इज्जत करो। ये देखो ना, लोअर द टैक्सेस, हायर द डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्होंने सबका थोड़ी ना क्या लोअर किया, इन्होंने 99.7% का लोअर किया, लेकिन वो 0.3% का लोअर नहीं किया। वो 0.3% इनको गाली देते रहेंगे, बट 99.7% आशीर्वाद दे रहे। तो गवर्नमेंट बैलेंस करके चलती है। समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को कंसेशन नहीं देती और कुछ लोगों को कंसेशन देती है। किसी ना किसी को तो पीसना पड़ेगा ही, कि बिना टैक्स लिए तो देश तो आगे नहीं बढ़ता, टैक्स तो लेना ही पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? समझा आपको? लॉजिक देखो, बहुत बता रहा हूं, 2 लाइन का ही लॉ है, लेकिन कितना कुछ बताना पड़ रहा है। क्यों बता रहा हूं इतना सब? अरे आप कॉन्शियस रहने चाहिए ना। आई वंडर हाउ पीपल आर calling themselves as unemployed people when there are so many things to do in India. इंडिया परफेक्ट नेशन है क्या? नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें बननी है यहां पे। तो हाउ कैन यू रिमेन अनएम्प्लॉयड? ऐसा कैसे हो सकता है कि आज आप सो के उठे और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि देश में करने के लिए बहुत कुछ है। हमारी कंपनी में भी देखो ना, कल भी हमारा रिव्यू मीटिंग हुआ, उसमें हमको पता चला कि स्टाफ कुछ तो ऑपरेशन टीम में ऐसे लोग हैं जो रोज उठ के बोलते कि हमको कुछ तो काम दो, हमारे पास काम नहीं है। अरे पूरा गुरुकुल बनाना है, ऐसा दिन ही नहीं हो सकता कि आपके पास काम नहीं है। काम बहुत है। तो फिर ये अनएम्प्लॉयड लोग कहां से आ गए? ये अनएम्प्लॉयड लोग वो लोग हैं जिनको वो नहीं करना है जो करना चाहिए। इनको वो करना है जिसमें बहुत आराम है, पैसा बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब इनको परफेक्ट जॉब चाहिए। हाँ, जैसे लड़कियों को परफेक्ट हस्बैंड चाहिए रहता है। परफेक्ट हस्बैंड का डेफिनेशन बताओ? हाईली एजुकेटेड, हाईली सेटल्ड, सबसे छोटी फैमिली, इनफैक्ट वो अकेला ही होगा बेस्ट। जमीन जायदाद प्रॉपर्टीज सब होना चाहिए। कॉरपोरेट पर्सनालिटी होनी चाहिए, घर का काम करने वाला होना चाहिए, गाड़ी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और मैडम को गाड़ी में बैठने से पहले यह आके ड्राइवर के जैसे डोर ओपन करना चाहिए। लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, महीने में एक बार फॉरेन की ट्रिप होनी चाहिए। हाँ, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। बेस्ट फादर का अवार्ड इसको ही जाना चाहिए। सब कुछ होना चाहिए। ऑब्वियसली इतने सारे फीचर का पर्सन एग्जिस्ट करता है क्या इधर? हाँ? तो इट डजंट एग्जिस्ट वाली पर्सनालिटी की आप बात कर रहे हो। तो वैसे ही इनको जॉब वालों को कैसा जॉब चाहिए? परफेक्ट। परफेक्ट जॉब की डेफिनेशन बताओ? ऐसा जॉब जहां पे प्रेशर ना हो, ऐसा जॉब जहां पे बॉस ही ना हो, ऐसा जॉब जहां पे कोई पूछने वाला ही ना हो। कितना मजा आएगा कि सुबह ऑफिस में आएंगे, सिस्टम लॉगिन करेंगे और दिन भर इंस्टाग्राम बनाएंगे करेंगे, मजा ही आ जाएगा। सैलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, 3 महीने में एक बार प्रमोशन भी चाहिए। मैं तो बोलता हूं फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी भी चाहिए। ओनली 4 डे वर्किंग होना चाहिए। 4 दिन काम करने का और 3 दिन आराम करने का। मैं तो बोलता हूं आने और जाने का टाइम भी नहीं होना चाहिए। आपका मन करेगा तो आ जाना, नहीं आओगे तभी भी चल जाएगा। आपको दोपहर को 3 बजे घर पे जाना है, दोपहर को 3 बजे घर पे चले जाना। ऐसा जॉब इस दुनिया में होता है क्या? आप बोलोगे बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन ऐसा होता है क्या?
एक छोटा न्यूज़पेपर स्टॉल वाला भी सुबह 4 बजे उठ जाता है, कुछ करोड़ रुपए का टर्नओवर नहीं कर रहा है वो, समझ रहा है ना। एक चाइनीज़ वाला भी शाम को चाइनीज़ को चालू करने से पहले दोपहर से तैयारी करता है कि शाम को करना, और रात को सबसे लेट तक जो दुकान चलता है वो होटल लाइन का चलता है, 12 बजते, 1 बजते, 2 बजते उनको सोने के लिए। तो मेहनत सब कर रहे, तुम लोगों को कब पता चलेगा? ये जो तुम्हारे माइंड में कंफर्टेबल जॉब, बेस्ट सुटेबल जॉब, बेस्ट सुटेबल फैमिली, ऐसा बेस्ट 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 जो है ना, उसका एस्पिरेशन रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यू आर नॉट टचिंग योर फुल पोटेंशियल। ऐसा उसमें बुक में लिखा है, मैंने नहीं बोला, ये सब सदगुरु ने लिखा है, मैंने उसमें मसाला ऐड करके खाली थोड़ा तुमको जलील करना था करके कर रहा हूं। तो वैसे हमारा देश बेस्ट नेशन नहीं है जहां पे सब कुछ परफेक्ट है, बहुत सारी चीजें इम्परफेक्ट है, बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट है, और आप इसी देश के सिटीजन हो, तो डोंट यू थिंक यू शुड शेयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैसे आज एलिट गुरुकुल ने लिया है, हम सब ने लिया है, तो सीए इंस्टीट्यूट इज ऑलरेडी डूइंग, अच्छा बहुत अच्छा कोर्स बनाया हुआ है, सीएमए इंस्टीट्यूट इज डूइंग, सीएस इंस्टीट्यूट डूइंग। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट ने करना चालू, बट इंस्टीट्यूट गांव गांव नहीं पहुंच सकता ना, इंस्टीट्यूट घर घर नहीं पहुंच सकता ना। तो इसलिए तो हम जैसे टीचर्स हैं, हम जैसी एकेडमी हैं जो रूरल इंडिया में जाके काम कर रही है। अर्बन इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं, वी डिसाइडेड टू डू इट इन रूरल इंडिया। तो इसके वजह से मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि बाय 2047 वी विल क्रिएट बेस्ट ह्यूमन बीइंग, एंड देन दोज ह्यूमन बीइंग विल क्रिएट अ बेस्ट पॉसिबल नेशन। देश लोगों से बनता है, हमसे बनता है, लोग मतलब अगेन बाहर वाले नहीं। तो यू हैव टू बी डेवलप सो दैट नेशन विल बिकम डेवलप। और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं अमीर होने के लिए, जितने जल्दी हो जाओ उतना अच्छा है। और अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं हमारे देश में अभी? यू स्टार्ट एनी रैंडम बिजनेस एंड इट विल फ्लरिश, वी आर एट दैट मोमेंटम। लक्ष्मी हमारे देश में हर जगह है, हर बिजनेस में है, हर डोमेन में है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यू हैव टू बी कमिटेड, दैट्स ऑल। तुम चप्पल बेचो या सब्जी बेचो या स्नैक्स बेचो या सर्विस सेल करो, मैकेनिक बनो, आपको जो एक सलून वाला भी जितना कमाता है ना, उसका इनकम भी कैलकुलेट करोगे तो हिल जाओगे आप। मेरा जो बार्बर है, ही हैज़ बिकम रियल एस्टेट डेवलपर नाउ। आपको पता है एक डेंटिस्ट, पता है ना, एक डेंटिस्ट तो पता है आपको जिनका 55 एकड़ का कैंपस है। छोटे से बिजनेस को आप अंडर एस्टिमेट मत करो, ह्यूज पोटेंशियल। एंड देन यू टेल मी हाउ यू कैन बी अनएम्प्लॉयड। यू कैन नॉट बी अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मतलब यही नहीं बता रहा हूं कि अनएम्प्लॉयड मतलब किधर किसी कंपनी में जॉब करना चालू कर दिया। करने के लिए बहुत कुछ है कि नहीं? आपका माइंड एम्प्टी कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो प्लीज करो। ये बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन हमने बनाने का ट्राई किया है। इट इज नॉट परफेक्ट, इनकम टैक्स लॉ इज नॉट परफेक्ट। गिव इट अ टाइम ऑफ अनदर 4 to 5 years and then you will see the best system of taxation in the nation already emerging as one of the best system. अरे सुबह रिटर्न अपलोड करो, शाम तक नोटिस आ जाती है, और क्या चाहिए आपको? हाँ, सुबह रिटर्न अपलोड करते हैं, शाम को नोटिस आ जा रही है। कल भी नहीं, वो तो अपने एसोसिएट बता रहे थे बाजू की बिल्डिंग में जो है वो, कि सर मैंने रिटर्न अपलोड किया और प्रिंट मारने के लिए सामने क्लाइंट बैठा है, प्रिंट मारने तक उनका मैसेज बजा, ईमेल आया, और 143(1) का जो इंटीमेशन आता है वो आया, और उसमें कुछ 300 रुपये का कुछ ऐसा टैक्स कम भरा था उन्होंने, इंटरेस्ट नहीं भरा था, वो डिमांड आई। प्रिंट भी नहीं लिया अभी तक, रिटर्न भर के, रिटर्न भरा, एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट लेते हैं ना हम, प्रिंट लिया भी नहीं है। फाइल सेव डाउनलोड करके, सेव करके, रिनेम करके जितना टाइम लगता है वो 4-5 मिनट में आ भी गया कि सर आपने थोड़ा कम टैक्स भरा है। इससे अच्छा सिस्टम क्या हो सकता है? तो वी आर इन द बेस्ट ट्रांजिशनल मोड। बेस्ट बना नहीं है, लेकिन बेस्ट बनने जा रहा है। ठीक है,
फिर आएंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर। कोऑपरेटिव्स को हमने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है। महाराष्ट्र में जितने कॉरपोरेट्स नहीं है उतनी कोऑपरेटिव्स है, इसको हम सहकार बोलते हैं। तो महाराष्ट्र के बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस आज भी कोऑपरेटिव्स में हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव मतलब हम महाराष्ट्र के लोगों ने इन्वेंट किया हुआ कंपनी मॉडल। समझ रहे हैं ना, कंपनी ही है, खाली उसको सहकार नाम दिया। सहकार क्यों? क्योंकि उनको पता था अकेले बहुत बड़ी शुगर की फैक्ट्री नहीं चालू की जा सकती। कर सकता है क्या कोई अकेले फार्मर? या 100 साल पहले कर सकता था क्या? नहीं। लेकिन अगर 1000 फार्मर साथ में आए तो, 1000 लोग अगर साथ में आए तो बड़ा फैक्ट्री चालू हो सकता है क्या? हो सकता है। बस उसी को ही सहकार बोलते हैं, कोऑपरेटिव बोलते हैं कि लेट्स कोऑपरेट। अकेले से नहीं हो सकता, लेट्स कम टुगेदर, एक यूनिटी बनाते हैं। और किसके लिए काम करते हैं? फिर मेंबर्स के लिए करते हैं। तो मेंबर कौन होता है? जो फार्मर्स होते थे, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में कॉटन मिल्स होते हैं बहुत सारी, क्योंकि कॉटन बनता था। तो सूत गिरनी हम बोलते हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में। अपने महाराष्ट्र में शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है, फार्मर लोग शुगर केन उगाते हैं। तो शुगर केन इज नॉट फाइनल प्रोडक्ट ना, वो तो रॉ मटेरियल है। तो उससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? जैगरी और शुगर। तो वो कौन बनाएगा? फैक्ट्री बनाएगी। फैक्ट्री बनाने के लिए 100 करोड़ लगते थे, तभी 100 करोड़ लगते थे फैक्ट्री लगाने के लिए। 100 करोड़ 100 लोग तो ला नहीं पाएंगे, क्योंकि 1-1 करोड़ सबके पास नहीं है। तो वो 10-10 हज़ार मेंबर बनाते थे, 10,000 मेंबर बनाते थे, 30,000 मेंबर बनाते थे। और सबसे किसी से 1000 रुपया, किसी से 10,000 रुपया, किसी से 5,000 रुपया ऐसे लेते थे। एंड देन ह्यूज कैपिटल यूज्ड टू कम टुगेदर। और इतने लोग जब साथ में आ जाएंगे और 10-10 हज़ार भी निकाल लेंगे तो वो फैक्ट्री तो बनी जाएगी। तो ऐसे होता था। एंड देन बैंक का लोन वगैरह भी मिल जाता था इनको। और फिर इसमें स्कैम भी होना चालू होते थे। क्यों? जब बहुत ज़्यादा पैसे एक जगह पे आ जाते हैं और मैनेजमेंट 7-8 लोगों के हाथ में होती है, और ख़ास करके वो 7-8 लोगों में 1-2 पॉलिटिकल लोग होते हैं, राजकारणी हम बोलते हैं, पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिकल। अपने ऑफिस में भी पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं, पीपल हु प्ले पॉलिटिक्स, ठीक है ना। पॉलिटिक्स मतलब राजकारण। उनको पता होता है किससे कैसे बात करने का। एक्सेप्शंस आर देयर, गोकुल इज एन एक्सेप्शन, महानंदा इज एन एक्सेप्शन, ठीक है ना। अमूल इज एन एक्सेप्शन। अमूल भी कोऑपरेटिव है, गुजरात की है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है ना। अमूल कोऑपरेटिव है। यूनियन भी मतलब क्या? कोऑपरेटिव। अरे यूनियन, यूनिटी, एक साथ आके करते हैं बहुत सारे लोग तो कुछ बड़ा कर पाएंगे। इसलिए उसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, विजन मिशन होना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ऑडिटर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो स्कैम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं। तो कंपनी और कोऑपरेटिव में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्या? आइडियोलॉजी को लेके नहीं, खाली मैनेजमेंट को लेके है। यहाँ पे थोड़ा अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। ओके, समझ में आ रहा है? इनमें इतना चिल्ला के क्यों बता रहा हूँ? कॉन्सेप्ट सेम ही है, क्योंकि अभी निर्मला सीतारमन जी ने डिसाइड कर लिया है कि कोऑपरेटिव्स का और कंपनीज का मैं टैक्स रेट पैरेलल लेवल पे लेकर आ जाऊंगी। अभी भी देखो ना क्या घटिया लेवल का टैक्स का रेट लगा है उसको। 30 बोल ही देते आप, बोलते 30, नहीं, आपका इनकम स्लैब में टैक्स होगा। क्या स्लैब रखा? अप टू 10,000 10%, 10,000 to 20,000, और 20,000 के ऊपर अगर आपने 20,000 के ऊपर कमाया तो 30%। मुझे बताओ, मैं हजार करोड़ के टर्नओवर की कोऑपरेटिव्स की बात कर रहा हूं, अगर 20,000 रुपए के ऊपर होता होगा कि नहीं? मतलब ये क्यों मजाक कर रहे हो? तो जैसे किसी का इनकम मान लेते 1,20,000 है, किसी कोऑपरेटिव का, छोटी सी कोऑपरेटिव मान लेते हैं। आपके गांव में एक छोटी सी डेयरी नहीं होती, एकदम छोटी सी, जिसमें 40 घर दूध देते हैं बस, अपना कोऑपरेट
वो 40 लोगों का कॉर्पोरेट बहुत ही छोटा है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ 1,20,000। अप टू 10,000 का कितना आएगा 1,000। अरे अप टू 10,000 का 10% 1,000। 10,000 टू 20,000 मतलब कितना आएगा 2,000, क्योंकि अनदर 10,000 के ऊपर 20%। और 20,000 के ऊपर कितना है 120 टोटल है, तो इसका कितना, तो बोलते 33,000 टैक्स लगेगा। मैं क्या बोलता हूं डायरेक्टली 30 ही बोल देते तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता क्या, नहीं, लेकिन अभी आपको स्लैब याद रखना पड़ेगा ना, फिर आपका सिलेबस कैसे बड़ा होता। कंपनी का कैसे रखा है, कंपनी का कैसे, डोमेस्टिक कंपनी 30%, और टर्नओवर अगर 2 साल पहले का टर्नओवर अगर 400 करोड़ के नीचे होगा तो, और फॉरेन कंपनी होगा तो इसका भी वैसे ही रख देना चाहिए था डायरेक्टली 30%, ऐसा मेरा ओपिनियन है। अगर मुझे कोई मिनिस्ट्री में का सुन रहा होगा तो प्लीज़ इसको 30 कर दो, और इसमें भी वही लिखो कि अगर 2 साल पहले का टर्नओवर अगर आपका 400 करोड़ के नीचे होगा तो आपको भी 20, मतलब जो कंपनी के लिए लिखा है वही किसके लिए लिख दो, कोऑपरेटिव के लिए, कि दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। मेनी पीपल कम टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल में से कॉमन प्रॉफिट कमाते हैं, एंड देन दे गेट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर। चलता सेम ही है, देयर विल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी, यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। ये समझ में आ रहा है, दे कम टुगेदर फॉर लार्जर गुड एंड लार्जर गुड शुड हैपन। तो इन दोनों को पार पे लेके आना चाहिए गवर्नमेंट, कहीं कहीं पे लाना चालू कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे भी करंट गवर्नमेंट से वही है, एक ही बार में सब कर दो ना, ऐसा 6-6 महीने में ऐसा कॉन्स्टिपेटेड वे में छोटा छोटा अमेंडमेंट क्यों रिलीज करते हो। सीट पीसफुली पूरा कमिटी बिठा दो बाप लोगों का, 100-150 चार्टर्ड अकाउंटेंट बिठा दो उस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, और प्रोविजंस बाय प्रोविजंस एक एक सेक्शन एक एक सब सेक्शन उठा के चेक करो और देखो कि ये वैलिड है नहीं है, रिलेवेंट है नहीं है, डिलीट कर दो, इंप्रूव करना इंप्रूव कर दो, कर सकते हैं ना वो लोग, कर लेना चाहिए। कोई सुनता होगा तो प्लीज कर लो, मुझे भी अगर कम्युनिटी में थोड़ी सी जगह मिले तो बता दो, 10-15 प्रोविजन तो मैं ऐसे ही बता दूंगा कि कहाँ घटिया है, 10-15 ऐसे ही बता दूंगा विदाउट इवन लुकिंग एट द लॉ। जैसे ये भी एक घटिया प्रोविजन है, ये क्या स्लैब बना के रखा है, मजाक करके रखा है, 10 लाख वगैरह होता अप टू 10 लाख 10%, तो मैं बोलता स्लैब है, 10,000 मजाक कर रहे हो। क्लियर है, कम से कम इतना बोलने का याद तो हो जाएगा ना रे। तुमको क्या लग रहा है मजे लेने के लिए तुमको बता रहा हूं ये सब, यू शुड फील इट, इनकम टैक्स को फील करना चालू करो तो रटना नहीं पड़ेगा। आप ऐसे एडवाइजर बनो कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि लॉ में कहां पे सही, जहां सही है वहां सही बोलेंगे और जहां गलत है। मेरा डिस्कशन देखा आप लोगों ने कैसे था, कंपनीज के टाइम पे मैं बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा था, मैं आपको कंपनीज के एडवांटेजेस की बात बता रहा था। जब मैं कोऑपरेटिव में आया तो मैंने बोला आइडिया बहुत अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन घटिया लेवल पे हो रहा है क्योंकि जो मैनेज करने वाले लोग हैं वो घटिया है। तो मैं आपको नेगेटिव बातें भी बता रहा हूं, तो जहां पॉजिटिव है हम अपलॉड करेंगे, जहां नेगेटिव है उसको कंडेम करेंगे, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में जब अमेंडमेंट आए तो आपको पहले से पता होना चाहिए यस दिस एरिया डिजर्व्ड एन अमेंडमेंट, ये बदलाव तो आना ही था और आ गया, आपको इतना लॉजिकल लगेगा। देन यू विल स्टार्ट लिविंग एंड एंजॉइंग इनकम टैक्स। आपको आने वाला कानून पहले से पता रहता है, कितना अच्छा लगेगा ना। अभी बजट आने वाला है, आपको पहले से ही पता है कि बजट में बताओ इसका टैक्स का रेट मैच कर दिया गवर्नमेंट ने कंपनी के साथ, तो क्या ही मजा आ जाएगा आप लोगों को। सिलेबस भी कम हो जाएगा, एक लाइन मुझे कट करनी पड़ेगी, यहां पे मैं कंपनी स्लैश डोमेस्टिक कंपनी स्लैश कोऑपरेटिव लिखना चाहता हूं लेकिन अभी लिख नहीं पा रहा हूं, तो वो भी एक बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे।